Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. स्टूडेंट्स हम नंपाई एरे की 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ये नंपाई एरे का 4th वीडियो है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और आप लोग के लिए बेनिफिशियल हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हम नंपाई एरे पे किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से नंपाई एरे पे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोड txt फंक्शन का यूज़ करके किसी फाइल से एरे को लोड कर सकते हैं। देन हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से जेन फ्रॉम txt फंक्शन का यूज़ करके किसी एग्जिस्टिंग फाइल से किसी एरे को लोड कर सकते हैं। देन हम नंपाई एरे को किसी फाइल में डिस्क पे सेव करना सीखेंगे। एंड इन द लास्ट एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंपाई एरे। स्टूडेंट्स, एक बार एरे क्रिएट करने के बाद हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंपाई लाइब्रेरी हमें अलाउ करती है कि हम एनडी एरे पे डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एट्सेट्रा। नंपाई एरेज पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा सिंपल भी होता है और जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती हैं। जब हम किसी नंपाई एरे पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, तो जब हम दो एरेज पे इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एलिमेंट वाइज यानी पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो एरे लिए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। एरे 1 की वैल्यूज़ हैं 3, 6, 4 एंड 2 एंड एरे 2 की वैल्यूज़ हैं 10, 20, 15 एंड 12 और ये दोनों ही एरे हमारे 2D एरे हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम एरे 1 को एरे 2 के साथ ऐड करते हैं, एरे 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि प्रेजेंट टाइम पे 3 है, उसका एडिशन एरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा जो कि 10 है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा 13। देन स्टूडेंट्स, एरे 1 के सेकेंड एलिमेंट का एडिशन एरे 2 के सेकेंड एलिमेंट से होगा, यानी 6 एंड 20 का एडिशन होगा और आप यहाँ पे जो रिजल्ट वाला एरे है इसमें आप देख सकते हैं कि जो आंसर आया वो भी 26 है। देन स्टूडेंट्स, एरे 1 के थर्ड एलिमेंट का एडिशन एरे 2 के थर्ड एलिमेंट से होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 19 क्योंकि 4 + 15 हमारा 19 होता है। देन एरे 1 के फोर्थ एलिमेंट का एडिशन एरे 2 के फोर्थ एलिमेंट के साथ होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 + 12 यानी 14। स्टूडेंट्स, 2D एरे पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है यूजिंग ऑपरेटर्स एंड सेकंड है यूजिंग नंपाई फंक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हम एरेज पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे एरे के साइज़ हैं, जिन एरे पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उन दोनों ही एरे का साइज़ सेम होना चाहिए, यानी कि एरे 1 डॉट शेप और एरे 2 डॉट शेप दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, यूजिंग ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम इजीली दो एरे को ऐड कर सकते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले हमारा एनडी एरे 1, ये हमारा फर्स्ट एरे होगा। देन हमारा है ऑपरेटर, यहाँ पे हमें ऑपरेटर लिखना है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि आप क्या करना चाहते हैं। देन हमने थर्ड पे लिखा हुआ है एन और देन हमने स्लैश करके लिखा हुआ है एनडी एरे 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप या तो एन दे सकते हैं या तो आप यहाँ पे कोई एनडी एरे दे सकते हैं। चलिए इन एग्जांपल्स को हम थ्रू प्रैक्टिकल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो एरे क्रिएट किए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। अब हम इन दोनों एरे पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे पहले एरे का नेम जो कि एरे 1 है, देन हम लिखेंगे एरे 2 और इसको जैसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने दोनों ही एरे का एडिशन हो चुका है और जो एडिशन हुआ है वो एलिमेंट वाइज हुआ है। जैसे हमारा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसका एडिशन एरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हुआ है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है 13। देन हमारे इसके सेकंड
एलिमेंट का एडिशन इसके सेकंड एलिमेंट के साथ हुआ है और हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है 26। देन एरे 1 के थर्ड एलिमेंट का एडिशन एरे 2 के थर्ड एलिमेंट के साथ हुआ है और हमें मिल गया है 19। देन ऐसे ही इसके फोर्थ एलिमेंट का एडिशन एरे 2 के फोर्थ एलिमेंट से हुआ है और हमें यहाँ पे मिल गया है 14। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसको रन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे सामने जो दोनों एरे हैं उनका सब्ट्रैक्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम 3 से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने 7 आएगा, हम 6 से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने -14 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर हम डिवीज़न करना चाहें तो हम डिवीज़न कर सकते हैं। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े हुए हैं आप लोगों ने वो सब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप मोड करना चाहें तो आप यहाँ पे मोड भी कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड हम एरे ही यूज़ कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एरे का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पे किसी डिजिट का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप इस तरीके से भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरे वन के जो भी एलिमेंट्स थे उनमें 2 2 ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एरे 1 था उसके एलिमेंट 3 6 4 2 थे और यहाँ पे आप देखेंगे तो उनमें 2 2 का एडिशन हो चुका है। अगर आप माइनस करना चाहें तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है यूजिंग नमपाई फंक्शंस। स्टूडेंट्स नमपाई लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम एनडी एरेज पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एडिशन करने के लिए ऐड फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई फंक्शन होता है एंड सो ऑन। चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नमपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देते हैं। देन हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। ये आपका ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या मोड हो सकता है। देन पैरेंथेसिस के अंदर हम एरे का नेम लिखते हैं जिन एरे पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। या तो हम यहाँ पे 2 एरे दे सकते हैं या तो पहले हम एक एरे का नेम दें और देन हम एक डिजिट दे दें। चलिए स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल को हम थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरे क्रिएट किए हुए हैं, एरे 1 एंड एरे 2। अब हम इन दोनों एरे पे थ्रू फंक्शंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे नमपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम जो कि प्रेजेंट टाइम पे np है। तो हम लिखेंगे np डॉट, क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम इसलिए यहाँ पे ऐड लिख रहे हैं। देन हम देंगे अपने एरे का नेम जो कि एरे 1 एंड एरे 2 है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो चुका है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन में लिखना है सब्ट्रैक्ट, और स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो चुका है। देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऐड की जगह पे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे किसी भी फंक्शन का नेम लिख के अकॉर्डिंग टू दिस आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो दोनों पैरामीटर्स ही हमारे एरे हैं। यहाँ पे हम सेकंड की जगह पे यानी सेकंड पैरामीटर में हम किसी डिजिट को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एरे 1 में एरे 2 को ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम एरे 1 में 3 ऐड करना चाहते हैं, यानी उसके हर एलिमेंट में हमें 3 3 का इंक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे एरे 2 की जगह पे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, एरे 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में 3 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
सेम ऐसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देंगे एरे 2 और हम इसमें से माइनस करना चाहते हैं 1 1 को। तो जैसे आप रन करेंगे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एरे 2 में जो भी एलिमेंट्स थे उनमें से 1 1 माइनस हो चुका है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर मोड फंक्शन का यूज़ करके जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन नमपाई एरेज। स्टूडेंट्स, नमपाई एरेज पे हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट एरे है हमारा एरे 1 जिसमें हमने वैल्यूज स्टोर कराई हैं 1 0 2 -3 6 8 4 एंड 7 एंड एरे 2 हमारा 2D एरे है जिसमें हमारी वैल्यूज़ हैं 3 6 4 एंड 2। अब हम इन्हीं दोनों एग्जांपल्स का यूज़ करके कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे के मैक्सिमम एलिमेंट यानी सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैक्स फंक्शन का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स किए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरे क्रिएट किए हुए हैं, एरे ए एंड एरे बी। एरे ए एक 1D एरे है एंड एरे बी एक 2D एरे है। तो चलिए इन पे हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एरे ए पे और यहाँ पे हम सबसे पहले एरे का नेम लिखते हैं, देन हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि मैक्स है। देन हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके सामने 8 रिप्रेजेंट हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इस एरे का वो 8 है। देन हम एरे बी पे मैक्स फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है 6 क्योंकि एरे बी का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो 6 है। स्टूडेंट्स, जब हम 2D एरे पे मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू हमारे सामने आती है वो पूरे एरे में से कैलकुलेट होके आती है। लेकिन अगर हम मैक्स वैल्यू को रो वाइज या फिर कॉलम वाइज रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सिस का यूज़ करना होता है। तो चलिए हम एक्सिस का भी यूज़ करके देखते हैं। मैंने दिया है अपने सेकंड एरे का नेम जो कि हमारा 2D एरे था। देन हम देंगे अपने मैक्स फंक्शन का नेम और देन यहाँ पे स्टूडेंट पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्सिस देंगे और हम अगर यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 1 देते हैं तो ये हमें मैक्सिमम एलिमेंट दिखाएगा रो वाइज। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा एरे है और इसमें फर्स्ट रो ये वाली है और फर्स्ट रो का जो मैक्स एलिमेंट है वो 6 है तो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा 6। देन ये हमारी सेकंड रो है और इसका मैक्स एलिमेंट 4 है और यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा 4। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 देते हैं तो ये आपके सामने जो मैक्स एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम वाइज होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉलम में जो मैक्स एलिमेंट है वो 4 है तो यहाँ पे आपके सामने 4 रिप्रेजेंट हो गया है और आप इस कॉलम में देखेंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 6 है तो आपके सामने 6 रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे के मिनिमम एलिमेंट यानी कि उस एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे के एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हैं यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सबको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने मैक्स फंक्शन में एक्सिस का यूज़ किया था सेम उसी तरीके से हम एक्सिस का यूज़ मीन फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं और सम फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरे क्रिएट कर चुकी हूँ, एरे ए एंड एरे बी। तो अब हम यहाँ पे मीन फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एरे का नेम देंगे, देन हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे मीन है। तो हम जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने इस एरे का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। देन हम एरे बी पे भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके सामने
एक एलिमेंट रिप्रेजेंट हुआ है और ये एलिमेंट एरे बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। आप अगर यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे एक्सिस भी दे सकते हैं, जैसे हमने मैक्स फंक्शन में किया था। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस 1 देते हैं तो ये आपको मिन एलिमेंट दिखाएगा रो वाइज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो 3 है और इस वाली रो का जो मिनिमम एलिमेंट है वो 2 है, तो इसलिए आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है 3 एंड 2। और अगर आप ये एलिमेंट जो आप मिन एलिमेंट रिट्रीव कर रहे हैं, अगर आप इनको कॉलम वाइज चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 दे दें। तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हुए हैं वो हैं 3 एंड 2। तो अगर आप इस कॉलम में देखेंगे तो इस कॉलम का जो मिनिमम एलिमेंट है वो 3 है और यहाँ पे आपके सामने 3 ही रिप्रेजेंट हुआ है। और इस वाले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे आपके सामने 2 रिप्रेजेंट हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सम फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है अपने फर्स्ट एरे का नेम जो कि एरे ए है, और अब हम लिखेंगे सम फंक्शन को। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपका एरे ए है उसके एलिमेंट्स का एडिशन होके आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। सेम ऐसे ही हम एरे बी का भी एडिशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम रो वाइज या फिर कॉलम वाइज एडिशन यानी सम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम यहाँ पे एक्सिस दे सकते हैं। अगर हम एक्सिस इक्वल्स टू 1 देंगे तो जो सम होगा वो रो वाइज होगा, और अगर हम एक्सिस इक्वल्स टू 0 देते हैं तो जो उसमें एडिशन होगा यानी सम होगा वो कॉलम वाइज होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सम हुआ है वो रो वाइज हुआ है 3 + 6 एंड 4 + 2। और अगर आप यहाँ पे 0 देंगे तो आपका जो एडिशन होगा वो कॉलम वाइज होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 + 4 7 एंड 6 + 2 8। फोर्थ फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे के एलिमेंट्स का एवरेज निकाल सकते हैं। फिफ्थ फंक्शन है हमारा एसटीडी फंक्शन। एसटीडी फंक्शन का यूज़ करके हम किसी एरे के एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने बाकी फंक्शंस में जैसे मैक्स, मिन और सम फंक्शन में हमने जो कैलकुलेशन किया था वो हमने एक्सिस वाइज भी किया था, तो इन दोनों फंक्शंस में भी हम एक्सिस वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरे क्रिएट किए हुए हैं। अब हम इन दोनों एरे पे मीन फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपने एरे का नेम एरे ए, देन हम यहाँ पे मीन फंक्शन लिखेंगे, और जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने इन एलिमेंट्स का एवरेज रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम सेकंड एरे को भी यूज़ करेंगे, यानी हम उसका भी मीन निकालेंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके सामने इन सभी का एवरेज रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे एक्सिस वाइज भी मीन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक्सिस इक्वल 1, और अगर हम यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू 1 देते हैं तो जो हमारा मीन यानी जो हमारा एवरेज कैलकुलेट होगा वो रो वाइज होगा। और अगर हम यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 देते हैं तो हमारा जो एवरेज कैलकुलेट होगा वो कॉलम वाइज होगा। देन स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसटीडी फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने एरे का नेम लिख लेते हैं, देन हम फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि एसटीडी है, और जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने एरे ए का स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम जो हमारा बी एरे है उसके साथ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप इस ऑपरेशन को एक्सिस वाइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दे रही हूँ एक्सिस 1, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन परफॉर्म करना है वो एक्सिस 1 पे यानी रो वाइज करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके सामने वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो चुकी हैं, और अगर हम इसको कॉलम वाइज करना चाहें तो हम यहाँ पे वैल्यू 0 देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लोडिंग एरेज फ्रॉम फाइल्स।
स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फ़ाइल है जिसके डेटा को हम एरे में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे डिस्क पे कोई फ़ाइल है और उसके डेटा को हम अपने एरे में, यानी कि जो हमारा एनडी एरे होता है उसमें यूज़ करना चाहते हैं, तब हमें उस फाइल को अपने एरे में लोड करना होता है। जब हम किसी फाइल के डेटा को अपने एरे में लोड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है लोड txt फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन होता है जेन फ्रॉम txt फंक्शन। इन दोनों ही फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को अपने एरे में लोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप किसी टेक्स्ट फाइल से numpy एरे में डेटा को लोड करते हैं, अब तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस टेक्स्ट फाइल में जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो सभी रोज़ में इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर हमारी फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 है तो नेक्स्ट रो में भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 होनी चाहिए, तभी हमारी फ़ाइल लोड हो पाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारी जो फाइल है जिसको कि हम लोड करेंगे या जिस पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उस फाइल का नेम है data.txt फाइल, यानी जो ये फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। और यहाँ पे जो ये लोकेशन लिखी हुई है सी ड्राइव, देन यूज़र्स फोल्डर, देन फोल्डर और देन data.txt, तो ये हमारी फ़ाइल की लोकेशन है। और इस फाइल में जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जो एक टेबल बनी हुई है, वही डेटा हमारी फ़ाइल में स्टोर होगा। ये रोल नंबर, देन मार्क्स 1, देन मार्क्स 2 एंड देन मार्क्स 3। तो आगे हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हम इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोड txt फंक्शन का यूज़ करके किसी फाइल को अपने एरे में लोड करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है स्टूडेंट डेटा, ये हमारे एरे का नेम होगा। इस एरे में ही जो हमारी डेटा नाम की फ़ाइल है उसका डेटा स्टोर होगा। देन हमने लिखा हुआ है np, ये आपको पता है कि हमारी जो numpy लाइब्रेरी है उसका आइडेंटिफायर है। देन हमने लोड txt फंक्शन लिखा हुआ है। देन स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस के अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमने अपनी फ़ाइल का पाथ लिखा हुआ है। देन सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमने लिखा हुआ है स्किप रोज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हम एरे को लोड करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट रो होगी वो स्किप हो जाएगी। अभी जब हमने टेबल देखी थी तो उसमें आपने देखा था स्टूडेंट्स कि जो हमारी फर्स्ट रो थी उसमें जो हमारा डेटा था, स्ट्रिंग डेटा था, रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3। तो उस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अपने एरे में, तो इसलिए हमने फर्स्ट रो को स्किप कर दिया है। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा डेटा टाइप। यहाँ पे हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट होता है। जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो आपकी डेटा फाइल है, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, उसका डेटा स्टूडेंट डेटा नाम के एरे में लोड हो जाएगा। और जब आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो आपके सामने जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लोड txt फंक्शन का यूज़ करके डेटा फाइल को लोड करते हैं। तो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स की फ़ाइल हमारी कहाँ पे सेव है। तो ये मैंने सी ड्राइव पे, यहाँ पे मेरा यूज़र्स फोल्डर है और ये, और देन मैंने यहाँ पे पाइथन फोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल को डाला हुआ है, और जो मेरी फ़ाइल है वो txt फाइल है। तो हम इसी फाइल को, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। इस फाइल में हमारा ये डेटा स्टोर है। तो अब हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम में लोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देंगे अपने एरे का नेम, जो कि मैं दे रही हूँ स्टूडेंट डेटा अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल। देन हम अपने आइडेंटिफायर का नेम लिखेंगे। देन हम अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे लोड txt, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम पाथ देंगे। तो पाथ है हमारा यूज़र्स, फोल्डर था हमारा यूज़र्स, या स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से भी पाथ को कॉपी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारी फ़ाइल है उसका नेम है data.txt।
एंड देन हमें नेक्स्ट देना है स्किप रो आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे हमारी जो रो हमें स्किप करनी है वो है हमारी फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो हमें अपने एरे में नहीं चाहिए, इसलिए हम फर्स्ट रो को स्किप कर रहे हैं। और देन हम इसका डेटा टाइप देंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट होता है, लेकिन हमें फ्लोट में नहीं चाहिए, हमें ये इंटीजर में चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे डेटा टाइप इंट लेंगे। देन स्टूडेंट्स हम इसको रन करेंगे, और जैसे हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपने एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। स्टूडेंट डेटा, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारी फाइल थी उसका डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हम अपना यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से करूँगी कॉपी, और अब हम इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और अब हम यहाँ पे डिफरेंट नेम देंगे। मैंने दिया है student1, देन मैंने दिया है S2, देन मैंने दिया है S3, देन मैंने दिया है S4, एंड देन मैंने दिया है S5। मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट एरे के नेम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 5 हैं। और यहाँ पे मैंने अनपैक आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है, अनपैक आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। और यहाँ पे जो एरे लोड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट रो वाइज ही होता है। तो अभी हम इसको रन करके देख लेंगे, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है स्टूडेंट्स। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम S1 को प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे कि इस एरे की फर्स्ट रो इस एरे में स्टोर हो गई है। देन हम अगर S2 को प्रिंट करा के देखते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस कंप्लीट एरे की जो सेकंड रो है वो हमारे S2 में स्टोर हो चुकी है। और अगर हम S3 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसकी जो थर्ड रो है वो हमारे इस वाले एरे में स्टोर हो चुकी है। सेम ऐसे ही S4 में हमारी ये फोर्थ वाली रो एंड S5 में हमारी फिफ्थ वाली रो स्टोर होगी। अब हम इसको कॉलम वाइज करके देखेंगे। कॉलम वाइज करने के लिए हमें यहाँ पे अनपैक आर्ग्यूमेंट देना होगा, और उसकी वैल्यू हमें सेट करनी होगी ट्रू। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ एरे भी कम करने होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 4 ही हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनके नेम भी चेंज कर देते हैं। नेम मैं दे रही हूँ C1 यानी कॉलम 1, C2, C3 एंड C4। और अभी हम इसको रन करके देखेंगे, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम C1 को प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें हमारा जो डेटा स्टोर हुआ है वो 1 2 3 4 5 हुआ है, यानी हमारा ये वाला कॉलम स्टोर हो गया है। देन अगर हम C2 प्रिंट करा के देखते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें हमारा सेकंड कॉलम स्टोर हो चुका है। सेम ऐसे ही जो हमारा ये C3 एरे है उसमें ये वाला कॉलम स्टोर होगा, और C4 में हमारा ये वाला कॉलम स्टोर होगा। स्टूडेंट्स हम लोड txt फंक्शन का यूज़ करके किसी टेक्स्ट फाइल से एरे में डेटा को लोड करना सीख चुके हैं। अब हम जेन फ्रॉम txt फंक्शन का यूज़ करके किसी टेक्स्ट फाइल के डेटा को लोड करना सीखेंगे। अगर हम इन दोनों ही फंक्शंस को कंपेयर करें तो जो हमारा लोड txt फंक्शन होता है उसका यूज़ करके हम किसी मिसिंग वैल्यूज़ को या फिर हम किसी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेन फ्रॉम txt फंक्शन का यूज़ करके हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो ये टेबल ली हुई है रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3 की, इसमें अगर आप मार्क्स 1 की सेकेंड वैल्यू देखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ऐसे ही मार्क्स 3 की जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जब हम जेन फ्रॉम txt फंक्शन का यूज़ करके इस डेटा को अपने एरे में लोड करेंगे और जब हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों ही स्ट्रिंग वैल्यूज़ की जगह पे NaN डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली भी जेन फ्रॉम txt फंक्शन का यूज़ करके डेटा को लोड करना सीखते हैं। तो मैंने सबसे पहले एरे का नेम दिया है डेटा एरे, एंड देन हम यहाँ पे np डॉट अपने फंक्शन का नेम देंगे जो कि हमारा है जेन फ्रॉम txt
देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर और कोटेशंस के अंदर हम एड्रेस देंगे अपनी फ़ाइल का, यानी फ़ाइल का पाथ देंगे, देन पाइथन, और देन हम अपनी फ़ाइल का नेम देंगे जो कि हमारी फ़ाइल का नेम है डेटा मिसिंग, और ये फ़ाइल है हमारी txt फाइल। एंड देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेटा टाइप दे सकते हैं, तो मैं डेटा टाइप दे रही हूँ इंट, क्योंकि हमें अपना डेटा इंटीजर चाहिए। देन स्टूडेंट्स जैसे हम यहाँ पे स्किप रो का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम स्किप हेडर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें जो रो स्किप करनी है वो हमें फर्स्ट रो स्किप करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1। और अभी हम इसको रन करके देखेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। और अब हम इस अपने एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरे प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है ना स्टूडेंट्स, वो -1 हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर दिया है। अभी हम इंटीजर का यूज़ नहीं देख रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, हम इसको बिना इंटीजर के ही देखेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, उनकी जगह पे डिस्प्ले हो रहा है NaN। स्टूडेंट्स जैन फ्रॉम txt फंक्शंस मिसिंग वैल्यूज़ को और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटिकली नैन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर स्पेसिफाई करते हैं तो जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं और जो हमारी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पे वो -1 दिखाता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम इस -1 को किसी और वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस -1 को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए हम फिलिंग वैल्यूज़ पैरामीटर का यूज़ करते हैं। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी वो NaN से रिप्लेस हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर देते हैं तो जो ये हमारी नैन वैल्यूज़ होंगी ये रिप्लेस हो जाएंगी -1 से ये। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यू को, यानी हम इस -1 को किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम उसको दे सकते हैं बाय यूजिंग फिलिंग वैल्यूज़ पैरामीटर। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ 999 से, -999 से। और अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जहाँ जहाँ पे -1 था वो रिप्लेस हो गया है -999 से। तो इस तरीके से आप फिलिंग वैल्यूज़ पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग नमपाई एरेज इन फाइल्स ऑन डिस्क। स्टूडेंट्स हम किसी नमपाई एरे के डेटा को हम डिस्क पे किसी फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम सेव txt फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि नमपाई लाइब्रेरी का एक फ़ंक्शन है। और जब हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो जो हमारी फ़ाइल क्रिएट होगी वो एक txt फाइल होगी। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी नमपाई लाइब्रेरी का आइडेंटिफायर लिखते हैं, देन हम सेव txt फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम फाइल की लोकेशन लिखेंगे जहाँ पे हमें अपनी फ़ाइल को सेव करना है, एंड हम फाइल का नेम भी देंगे और हम फाइल का एक्सटेंशन भी देंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे जो ये स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है ये हमारे एरे का नेम है, जिस एरे के डेटा को हम इस फाइल में सेव करना चाहते हैं। देन हमने दिया हुआ है फॉर्मेट, और यहाँ पे आई का मतलब है कि हमारा जो डेटा सेव हम करना चाह रहे हैं फाइल में वो हम इंटीजर फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आई दिया हुआ है। अगर हम कोई भी फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेटा फ्लोट टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे डिस्क पे किसी फ़ाइल में अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी फ़ाइल में अपने डेटा को सेव करने के लिए सबसे पहले तो हम नमपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देते हैं, देन हम अब फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमारा फंक्शन है सेव txt। देन हम पैरेंथेसिस के अंदर लोकेशन लिखेंगे कि हमें फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो मैंने लोकेशन दी है वही अपनी यूज़र्स, देन पाइथन, और देन हमें फ़ाइल का नेम देना होगा कि हम जो फ़ाइल क्रिएट करेंगे वो किस नाम से होगी। मैंने यहाँ पे फ़ाइल का नेम दिया है data2, एंड देन आप उसका टाइप लिखेंगे, मैंने दिया है txt। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको उस एरे का नेम लिखना है जिस एरे के डेटा को आप इस फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो मैं यही वाला ले रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डेटा एरे,
और देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना होता है, फॉर्मेट। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और स्टूडेंट्स मैं आपको लोकेशन भी दिखा देती हूँ कि ये जो हमारी लोकेशन है यूज़र्स, देन उसके अंदर पाइथन फोल्डर है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी data2 नाम की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं आपको इसको डिलीट करके दोबारा से भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। देन हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको एक बारी और रन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और अभी हम जाएंगे अपनी लोकेशन पे और आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारी जो data2 नाम की फ़ाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। और आप लोकेशन भी देख सकते हैं, लोकेशन भी हमारी यही है जो कि हमने यहाँ पे दी हुई है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस फाइल में जो डेटा स्टोर है वो इसी एरे का डेटा हमने इसमें स्टोर कराया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम लोड txt फंक्शन का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम जेन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड देन किस तरीके से हम सेव txt फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने दो एरे क्रिएट किए हुए हैं, माई एरे 1 एंड माई एरे 2। आगे जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो दोनों इन्हीं एरे पे बेस्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका प्रैक्टिकल करें तो आप पहले इन दोनों एरे को क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको ये एरे क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे एरे क्रिएट कर चुकी हूँ, माई एरे 1 एंड माई एरे 2। और इन्हीं दोनों पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट नंपाई कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे फॉलोइंग नंपाई कमांड्स हैं उनको हमें ऑपरेट करना है इन दोनों एरेज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द एरेज माई एरे 1 एंड माई एरे 2। तो इन दोनों एरेज को हमें ऐड करना है। तो इसके लिए हम सिंपली दोनों एरे का नेम लिखेंगे, देन हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड देन हम सेकंड एरे का नेम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारा एरे है, जो हमारे दोनों एरे हैं उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्ट्रैक्ट माई एरे 1 फ्रॉम माई एरे 2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू एरे। यहाँ पे हमें माई एरे 1 को माई एरे 2 से माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको न्यू एरे में स्टोर करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक न्यू एरे ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एरे का नेम लिया है न्यू, देन हम लिखेंगे माई एरे 2, देन हम माइनस ऑपरेटर लिखेंगे एंड देन माई एरे 1। तो आप न्यू को प्रिंट करा के देख लेंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारा ये माई एरे 1 है इससे हमने माई एरे 2 से हमने माई एरे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरे 1 एंड एरे 2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ न्यू एरे माई एरे 3। यहाँ पे हमें एक एरे क्रिएट करना है माई एरे 3 और इसमें हमें माई एरे 1 और माई एरे 2 का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करना है। माई एरे 1 प्लस माई एरे 2। तो आप यहाँ पे इस एरे को, जो हमने न्यू एरे क्रिएट किया है, उसको आप प्रिंट करा के देख लेंगे। इसमें जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करके भी इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देन हमें डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें माई एरे 1 को डिवाइड करना है माई एरे 2 से। तो हम यहाँ पे एरे का नेम लिखेंगे माई एरे 1 डिवाइडेड बाय माई एरे 2। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके,
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एडिशन परफॉर्म हो चुका है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ माई एरे 2 एंड डिवाइड द रिजल्टिंग एरे बाय 2। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सेकंड एरे है माई एरे 2, इसके एलिमेंट्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है और जो आंसर आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 2 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं न्यू 1, क्योंकि हम न्यू ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। एंड देन हम यहाँ पे देंगे np.sqrt और इस फंक्शन का यूज़ हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते हैं। एंड देन आर्गुमेंट में हम अपने एरे का नेम देंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे एरे 2 है, और हम इस कमांड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यू एरे क्रिएट हो चुका है और अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो ये आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे सामने जो एरे रिप्रेजेंट हुआ है उसके जो भी एलिमेंट्स थे वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई थी, डिवाइड द रिजल्टिंग एरे बाय 2। तो जो हमारा ये एरे आया है इसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंपली ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से, या आप एक और चीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप इसके रिज़ल्ट को डिवाइड कर दें 2 से। तो आप डिवीज़न यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये एरे था, जो न्यू एरे 1 था, इसको हमने 2 से भी डिवाइड कर दिया है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ 2D एरे कॉल्ड माई एरे 4 यूजिंग अरेंज फंक्शन हैविंग 14 रोज एंड 3 कॉलम्स विद स्टार्ट वैल्यू -1 एंड स्टेप साइज 0.25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एरे क्रिएट करना है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी 14 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे 3। एंड स्टूडेंट्स इसमें इन्होंने रेंज दी हुई है -1 से लेके, और इसमें जो स्टेप वैल्यू होगी वो 0.25 की होगी। स्टूडेंट्स जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं नंपाई एरे के, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप इसको वहीं से स्टडी कर लीजिएगा। तो इस एरे के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें इस एरे के सभी एलिमेंट्स का सम करना है। तो उस सम को करने के लिए मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको सम फंक्शन पढ़ाया था, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपने एरे का नेम माई एरे 4 एंड देन हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नेम, और जैसे आप एंटर करेंगे स्टूडेंट्स तो इस एरे के सारे एलिमेंट्स का एडिशन होकर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स रो वाइज। स्टूडेंट्स अगर हमें रो वाइज सम करना है तो हम यहाँ पे एक्सिस डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे हमें एक्सिस देना होगा 1। तो मैंने दिया है एक्सिस इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने जो रिज़ल्ट प्रेजेंट होगा उसमें आपके सामने सम रिप्रेजेंट हो जाएगा रो वाइज। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉलम वाइज। अब हमें जो सम करना है वो हमें कॉलम वाइज करना है। तो अगर हमें कॉलम वाइज करना होता है तो हम एक्सिस की वैल्यू 0 देते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो एडिशन हुआ है वो कॉलम वाइज हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसके जितने भी इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें मैक्स वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने एरे का नेम देते हैं एंड देन हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, और जैसे ही हम रन करेंगे तो इस एरे का जो भी मैक्स एलिमेंट होगा वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम पे 9.25 इस एरे का मैक्स एलिमेंट है, वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो। यहाँ पे आपको मिन फंक्शन का यूज़ करके रो वाइज मिन वैल्यू को यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मिन फंक्शन, और क्योंकि हमें रो वाइज चाहिए तो हम यहाँ पे एक्सिस देंगे 1,
और आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट्स जो भी आंसर आएगा, जो रिज़ल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, उसमें रो वाइज मिनिमम वैल्यूज़ आपके सामने रिप्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ईच रो। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी रोज़ हैं उन रोज़ में से आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करके रिट्रीव करनी है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अब क्योंकि जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो हमें रो वाइज चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू 1 देंगे, और जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने रो वाइज एवरेज रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन कॉलम वाइज। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन वो कॉलम वाइज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने फंक्शन का नेम जो कि std है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम std फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कॉलम वाइज चाहिए तो हम यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू देंगे 0। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।